कटक या आधिकारिक तौर पर ओडिया मैनकटका ओडिशा राज्य की पूर्व राजधानी और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कटक जिले का मुख्यालय है। शहर का नाम ओडिया और संस्कृत नाम कटका, जिसका शाब्दिक अर्थ किला, जो प्राचीन वारावती किले है जिसके चारों ओर शहर शुरू में विकसित हुआ था। कटक को अपने 1000 साल के इतिहास और प्रसिद्ध सिल्वर फिलाग्री कार्यों के कारण मिलेनियम सिटी साथ सिल्वर सिटी उड़ीसा उच्च न्यायालय वहां स्थित है। यह ओडिशा की वाणिज्यिक राजधानी है जो शहर में और उसके आसपास कई व्यापारिक और व्यावसायिक घरानों की मेजबानी करती है। दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। शहर का पुराना और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा काटजोड़ी नदी और महानदी नदी के बीच भूमि की एक पट्टी पर केंद्रित है, जो दक्षिण पूर्व में पुराने जगन्नाथ रोड से घिरा है। शहर कटक नगर निगम का एक हिस्सा है जिसमें 59 वार्ड हैं। कटक दक्षिण में काटजोड़ी के पार फुलनखारा से लेकर उत्तर में बिरुपा नदी के पार चौद्वारा तक फैला है, जबकि पूर्व में ये कंदरपुर से शुरू होता है और पश्चिम में नाराज तक चलता है। महानदी और उसकी सहायक नदियां कथाजोड़ी, कुआखाई, बिरुपा सहित 4 नदियां शहर से होकर बहती हैं। इसके अलावा काटजोड़ी को देवी और बिलुआखाई में वितरित किया जाता है, जिससे अक्सर भौगोलिक क्षेत्र रेशेदार जड़ों जैसा दिखता है। कटक और भुवनेश्वर को अक्सर ओडिशा के जुड़वां शहर के रूप में जाना जाता है। कटक एक अनियोजित शहर है जो सड़कों, गलियों और उपगलियों के चक्रव्यूह की विशेषता है, जिसने इसे बावना वाले शहर का उपनाम दिया है। बाजार, टेपाना गली और यानी 52 बाजार और 53 सड़कें। कटक का सबसे पहला लिखित इतिहास केशरी राजवंश के समय का हो सकता है। जैसा कि इतिहासकार एंड्रू स्टलिंग ने कहा है, वर्तमान कटक की स्थापना 989 में केशरी वंश के राजा नृपकेशरी द्वारा एक सैन्य छावनी के रूप में की गई थी। स्टलिंग ने अपनी राय मदाला पंजी पर आधारित की, जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का इतिहास है। महाराजा मर्कटा केशरी का शासनकाल 1002 में नई राजधानी को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गए पत्थर के तटबंध के लिए जाना जाता था। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि कटक 1211 में गंगा राजवंश के राजा अनंग भीमदेव तृतीय द्वारा स्थापित राज्य की राजधानी बन गया। गंगा शासन की समाप्ति के बाद ओडिशा सूर्यवंशी गजपति राजवंश 1434-1541 के हाथों में चला गया, जिसके अधीन कटक ओडिशा की राजधानी बनी रही। राजा मुकुंद देव की मृत्यु के बाद ओडिशा के अंतिम हिंदू राजा कटक पहले मुस्लिम शासन के अधीन आया और बाद में मुगलों के अधीन आया, जिन्होंने कटक को नई उड़ीसा सूबे शाही शीर्ष स्तर की सीट बनाया। प्रांत शाहजहां के अधीन 1750 तक कटक मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आ गया और यह एक व्यापारिक केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हुआ, जो नागपुर के भोसले मराठों और बंगाल के अंग्रेजी व्यापारियों के बीच संपर्क का सुविधाजनक बिंदु था। शब्द अटौकते कटक, अटक से कटक का उपयोग पहली बार मराठा साम्राज्य की सीमा का वर्णन करने के लिए किया गया था, जब उन्होंने 1750 में कटक और 1758 में अटक पर विजय प्राप्त की थी। इस पर 1803 में अंग्रेजों का कब्जा था और बाद में यह ओडिशा डिवीजन की राजधानी बन गई। 1816 में 1948 के बाद से जब राजधानी को भुवनेश्वर स्थानांतरित कर दिया गया, तो ये शहर ओडिशा राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय बना रहा। शहर में शारदीय उत्सव परंपरा की शुरुआत 16वीं शताब्दी में संत चैतन्य की यात्रा से हुई, जब विनोद बिहारी देवी मंडप में उनकी उपस्थिति में मुखौटा पैटर्न का उपयोग करके दुर्गा की मूर्ति का अभिषेक किया गया था। पुराने खाई वाले बाराबती किले के अवशेष अभी भी कटक के मध्य में मौजूद हैं। दुर्गा पूजा कटक अपने दुर्गा पूजा समारोह के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए शहर की विभिन्न पूजा समितियों द्वारा देवी दुर्गा की लगभग 200 मिट्टी की मूर्तियां तैयार की जाती हैं। कटक दुर्गा पूजा की विशेषता इसकी दुर्गा पूजा सुनामेधा है, जिसमें मूर्तियों को भारी मात्रा में सोने और चांदी से सजाया जाता है। स्थानीय लोग कोशिश कर रहे हैं अधिक आकर्षक मूर्तियों का निर्माण करके एक दूसरे को मात देना। कटक में महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी या दशहरा पर राक्षस रावण का पुतला जलाकर पूरी ऊर्जा के साथ दुर्गा पूजा मनाई जाती है।
इस अवधि के दौरान पूरे उड़ीसा और आसपास के राज्यों से लोग कटक आते हैं और प्रसिद्ध त्योहार मनाते हैं। बोईटा बंदना, ये त्योहार पवित्र हिंदू महीने कार्तिक के आखिरी दिन मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर लोग कलिंग साम्राज्य के प्राचीन व्यापारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए महानदी और कथाजोड़ी नदियों में लघु बोईटा या मॉडल नावें प्रवाहित करते हैं। ये दिन बाली यात्रा की शुरुआत का भी प्रतीक है। ये त्योहार बाली के मसाकापम केपेसिर त्योहार के समान है और थाईलैंड के लोई क्रथोंग त्योहार के समान है, जिसमें साल के एक ही समय में मॉडल नावों को अनुष्ठानिक रूप से तैराना शामिल होता है। बाली यात्रा, कटक के लोगों को जिस त्योहार का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वह है बाली यात्रा। बाली यात्रा एशिया में दूसरा और भारत में सबसे बड़ा व्यापार उत्सव माना जाता है। बाली यात्रा नाम का शाब्दिक अर्थ बाली की यात्रा है। पुराने समय में व्यापारी दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप देशों बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो के साथ व्यापार करते थे। उड़िया वस्तुओं का व्यापार करने के बाद वे उन स्थानों से जो भी वस्तुएं लाते थे उन्हें राजधानी, जो उस समय कटक था, में बिक्री के लिए रखा जाता था। इन वस्तुओं को खरीदने के लिए पूरे राज्य और उसके बाहर से लोग कटक आते थे। बाली यात्रा इसी प्राचीन परंपरा को जारी रखने का त्योहार है। ये हर साल नवंबर में महानदी के तट पर आयोजित किया जाता है। स्थानीय और विदेशी दोनों तरह की वस्तुओं की बिक्री के लिए कई स्टॉल लगाए गए हैं। पूरे उड़ीसा से लोग बाली यात्रा में सामान खरीदने आते हैं, जैसा कि उन दिनों रिवाज था। काली पूजा, ये त्योहार हिंदू देवी काली को समर्पित है और हिंदू कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ये पटाखों के फोड़ने के बीच अखिल भारतीय त्योहार दिवाली के साथ मेल खाता है। कटक को प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थान होने पर गर्व है। नेताजी का जन्मस्थान उड़िया बाजार में स्थित है, जिसे बिग बाजार के पीछे जानकीनाथ भवन के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जिसका नाम नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय है। संग्रहालय में नेताजी द्वारा लिखे गए मूल पत्रों के साथ साथ नेताजी द्वारा उपयोग की गई अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां भी प्रदर्शित की गई हैं। कटक उत्कल गौरव मधुसूदन दास का जन्मस्थान है। उनके पूर्व निवास और कार्यस्थल मधुस्मृति को 1952 में सैलाबाला महिला कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया था। कॉलेज परिसर के भीतर एक छोटे से हॉल को मधुसूदन संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है, जिसमें उड़ीसा के महान वास्तुकार के काम और संस्मरण शामिल हैं। काटजोड़ी के तट पर स्थित कटक के लाल बाग पैलेस का एक लंबा और रंगीन इतिहास है। यह इमारत उड़ीसा के भाग्य को नियंत्रित करने वाले कई शासकों के उत्थान और पतन की गवाह रही। इसका निर्माण कटक में तैनात मुगल सूबेदार ने करवाया था। इसके बाद संपत्ति मराठों के हाथों में चली गई। पिछले कुछ वर्षों में परिसर में कई परिवर्तन और संशोधन हुए हैं। विलियम ब्रूटन ने 1633 में कटक का दौरा किया, जब लाल बाग पैलेस निर्माणाधीन था। 1741 में नायब नाजिम सौलत जंग ने महल में अपना निवास स्थान निश्चित किया। इस इमारत पर 1751 तक नायब नाजिमों का और 1751 से 1803 तक नागपुर के भोसलाओं के प्रतिनिधियों का कब्जा था। 1803 में लाल बाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, जब कर्नल हरकोट के लोगों ने मराठा सैनिकों को हरा दिया। लाल बाग पैलेस स्पष्ट रूप से पट्टे पर दिया गया था, लेकिन फिर से सरकार के कब्जे में आ गया, जिसने इसे जनवरी 1862 में बेच दिया और खरीदार ने इमारत के साथ साथ संपत्ति को ईस्ट इंडिया इरिगेशन कंपनी को बेच दिया। 1863 में जब उन्होंने कंपनी से सिंचाई का काम अपने हाथ में ले लिया तो यह इमारत सरकार के कब्जे में आ गई। 1868 से इस इमारत पर आयुक्तों और कभी कभी कलेक्टरों का कब्जा रहा। 1896 में तत्कालीन कमिश्नर श्री आरसी दत्त, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे, इस भवन में रहते थे। अपनी बेटी को लिखे एक पत्र में उन्होंने इमारत को सबसे अच्छी स्थिति वाला आयुक्त का घर बताया है। जो इमारत अभी भी सिंचाई शाखा के अधीन थी, उसे 1914 में सरकार की भवन और सड़क शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1941 में पार्ला की मेरी के महाराजा और उड़ीसा के प्रधानमंत्री श्री केसी गजपति नारायण देव ने लाल बाग महल में अपना निवास स्थान तय किया।
समय 18 जुलाई 1942 को लाल बाग पैलेस नया सरकारी आवास बन गया। सर हॉथॉर्न लुईस लाल बाग पैलेस में रहने वाले पहले गवर्नर थे। ओडिशा में मुगल, मराठा और ब्रिटिश शासन के दौरान अनगिनत राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल की गवाह रही यह ऐतिहासिक इमारत प्रशासन का केंद्र बन गई। लाल बाग पैलेस 1960 तक राज्यपाल के निवास के रूप में काम करता रहा। 1960 में श्री सुकथनकर के कार्यकाल के दौरान राजभवन को कटक से भुवनेश्वर स्थानांतरित कर दिया गया था। श्री सुकथनकर ने इस भवन को बच्चों के अस्पताल के रूप में उपयोग करने के लिए उदारतापूर्वक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को दान कर दिया। उड़ीसा सरकार अब ओडिशा ने 1966 में इस अस्पताल को अपने अधिकार में ले लिया और इसे स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक स्वतंत्र संस्थान बना दिया। वर्तमान में संस्थान को सरदार वल्लभभाई पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स के नाम से जाना जाता है और शिशु भवन के नाम से लोकप्रिय है।